हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे कोचिंग क्लासेस में जिसका नाम है वेलोसिटी कोचिंग क्लासेस। बच्चों, आज हम ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 देख लिया होगा और आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2। तो बच्चों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं वो हम देख लेते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थ्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब ये बच्चों, अर्थ्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या बला है ये हमें देखना है। तो बच्चों, आपको न्यूटन का सेकंड लॉ तो याद ही होगा। क्या था वो? F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये न्यूटन का सेकंड लॉ हमें पता है। यहां पर F क्या होता है? तो F होता है फोर्स, M क्या होता है? मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एंड A क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। यानी मान लो हमने कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, उसको अगर किसी दिशा में हम फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है? उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा होती है। यह हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। ठीक है, जैसे यहां पर देखिए, यहां पर हमने क्या किया है, इस ऑब्जेक्ट को एक तरफ से फोर्स लगाया और जैसे ही हमने यहां पर फोर्स लगा, ये ऑब्जेक्ट फिसल गया। क्यों फिसला? क्योंकि इसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा हुआ, इसलिए तो वो फिसला ना, है ना। इतना तो समझ में आ गया होगा आपको बच्चों। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। तो बच्चों, हमें पता है अर्थ क्या करती है। तो अर्थ हर ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगाती है जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स किस दिशा में होता है? तो वो होता है अर्थ के सेंटर की तरफ। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। जैसे मान लीजिए हम उछलने की कोशिश करते हैं तो अर्थ क्या करती है? तो अर्थ हमें अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से अपने सेंटर की ओर खींचने की कोशिश करती है। जैसे यहां पर ये बंदा है, ठीक है, ये बंदा क्या कर रहा है? ये बंदा उछलने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे ही ये उछलता है, अर्थ उसको अपनी तरफ खींच लेती है। उछलता है, अर्थ अपनी तरफ खींच लेती है। उछलता है, अर्थ अपनी तरफ खींच लेती है। अब ये अपनी तरफ कहां पर खींच रहे हैं? तो ये अपने सेंटर की तरफ इसको खींच रही है। इतनी बात याद रखना, ठीक है। तो यहां पर ये जो खींच रही है किसी आदमी को या किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ, वो एक फिक्स एक्सीलरेशन से खींच रही है। उस एक्सीलरेशन को हम कहते हैं बच्चों एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसको डिनोट करते हैं बच्चों हम जी से। समझ में आया? आगे बढ़ लें? तो चलो आगे बढ़ लेते हैं। अब बच्चों, हमें क्या देखना है? तो हमें इस जी की वैल्यू हमारे अर्थ के सरफेस पे कितनी रहती है और अलग अलग जगह में कितनी रहती है, उसमें किस तरह से वेरिएशन आते उसे हमें पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। तो बच्चों, हमें फॉर्मूला पता है जो कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था। वो क्या था? ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला था। वो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला हमने क्या निकाल के रखा था? तो वो निकाला था बच्चों F इज इक्वल टू जी इंटू M1 इंटू M2 अपॉन R²। ये निकाला था। अब यहां पर M1 क्या है? M1 मान लो मास ऑफ अर्थ है। M2 क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो हमें बच्चों यहां पर फॉर्मूला क्या मिलेगा? तो इस तरह से हमें फॉर्मूला मिल जाता है F इज इक्वल टू जी इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन R²। ये फॉर्मूला तो हमको मिल जाता है, राइट। अब हमको पता है बच्चों न्यूटन का सेकंड लॉ। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। अब मैं यहां पर अगर ए की जगह पे जी डालूं तो ये फॉर्मूला बदल के क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू mg हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर हमने दो इक्वेशन देखे हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशन हमने देखे हैं। अब मैं क्या करता हूं, F इज इक्वल टू mg की वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 1 में डाल देता हूं। तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों? mg इज इक्वल टू g इंटू m इंटू m अपॉन R²। ये मिल जाता है। यहां पर m और m को काट देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों? g इज इक्वल टू, g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और यहां पर बड़ा g क्या है? तो ये बड़ा g है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो मुझे क्या मिलता है बच्चों? छोटा g इज इक्वल टू बड़ा g इंटू m अपॉन R²। ये वैल्यू मिलती है। अब यहां पर छोटा g क्या है? तो छोटा जी है बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी मुझे वैल्यू मिलती है। अब बच्चों मुझे जी की भी वैल्यू पता है, कैपिटल एम की भी वैल्यू पता है और कैपिटल आर की भी वैल्यू पता है। अगर ये तीनों वैल्यूज मैं अपने इक्वेशन में डालता हूं
तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे बच्चों इस तरह का इक्वेशन मिल जाता है। अब जब मैं इस इक्वेशन को अच्छे से सॉल्व करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, तो मुझे मिल जाती है मेरी जी की वैल्यू। और मेरी जी की वैल्यू कितनी आ रही है, 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वैल्यू आ रही है। तो ये तो वैल्यू है बच्चों जी की सरफेस ऑफ अर्थ से जब हमने पूरी चीजें हमने डाल दी। ठीक है, अब ये बच्चों जी की जो वैल्यू है ये कांस्टेंट नहीं रहती है, ये अलग अलग पोजीशन के हिसाब से, जगह के हिसाब से, पोल्स के हिसाब से, इक्वेटर के हिसाब से ये चेंज होते रहती है। अब ये किस तरह से चेंज होते हैं ये हमें देखना है, तो आइए इसको भी देख लेते हैं ये किस तरह से चेंज होती है। तो सबसे पहले हमें देखना है बच्चों कि जो वैल्यू है जी की, इसमें वेरिएशन किस तरह से आता है। तो सबसे पहले देखेंगे चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी जो अर्थ के सरफेस है उसके ऊपर ये किस तरह से चेंज होती है, ये तो हमें देखना है। तो ये स्टार्ट करता है। सबसे पहले बच्चों हमारी जो अर्थ है ये एग्जैक्ट स्फेरिकल नहीं है, ये कैसी है, अपने इक्वेटर पर थोड़ी सी फूगी है और हमारे पोल पे थोड़ी सी चप्पट हो गई है। तो जिसके कारण जो रेडियस आ रहे हैं ये दोनों रेडियस अलग अलग आते हैं। तो यहां पर अगर इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर पे इसका रेडियस कितना आता है, तो 6378 किलोमीटर आता है। और पोल पे इसका रेडियस कितना आता है, तो पोल पे इसका रेडियस आता है 6357 किलोमीटर। अब यहां पर देखो बच्चों, इक्वेटर पे अलग रेडियस आ रही है और पोल के ऊपर अलग रेडियस आ रही है। और ये रेडियस अगर हम हमारे फॉर्मूले में पुट करते हैं तो हमें जी की वैल्यू भी अलग अलग मिलने वाली है। तो जी की वैल्यू कितनी आती है बच्चों, तो जी की वैल्यू आती है इक्वेटर पे 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और पोल पे कितनी आती है, तो बच्चों पोल पे वो आती है 9.832 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम जो यूज करते हैं 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या है, ये है उन दोनों का मीन। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमें क्या देखना है, तो हाइट के हिसाब से हमारी जी की वैल्यू किस तरह से चेंज होती है ये हमें देखना है। तो बच्चों फॉर्मूला वही है, G इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। अब यहां पर देखिए बच्चों, कैपिटल G और कैपिटल M की वैल्यू तो चेंज होने वाली नहीं है, यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और मास ऑफ अर्थ ये तो कांस्टेंट ही रहेंगे। तो मैं अगर इनको कांस्टेंट मान लेता हूं तो छोटा जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से। यानी जैसे जैसे हमारी आर की वैल्यू चेंज होती जाएगी वैसे वैसे हमारी जी की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। अगर हम 1 किलोमीटर ऊपर गए तो जी की वैल्यू स्लाइटली चेंज हो जाएगी, 2 किलोमीटर ऊपर गए तो जी की वैल्यू स्लाइटली चेंज हो जाएगी। वैसे हम 10, 20, 50, 100, 200, 400, 1000, 10,000, 50,000 किलोमीटर की रेंज में जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे हमारी जी की वैल्यू चेंज होती जाएगी। अब यहां पर देखो बच्चों, जी और आर दोनों कैसे हैं, तो दोनों बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी जैसे जैसे आर की वैल्यू चेंज होती जाएगी वैसे वैसे जी की वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों कैसे हैं, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एक की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी वैल्यू क्यों घटनी है, दूसरी की वैल्यू बढ़ेगी तो पहले की वैल्यू घटनी है, पहले की वैल्यू घटेगी तो दूसरी की वैल्यू बढ़नी है। तो यही सिलसिला चलते रहेगा। अब चूंकि यहां पर आर की वैल्यू बढ़ रही है, बेतहाशा बढ़ रही है, तो जी की वैल्यू भी घटते जाएगी, बहुत धीरे धीरे कम होते जाएगी। तो ये हमें टेबल से दिखेगा। यहां पर आपके सामने टेबल है, ये आपकी किताब से उठाया है। तो यहां पर हाइट दी है और हाइट के प्रोपोर्शन में जी किस तरह से कम होते जा रहा है ये भी हमको बताया गया है। तो इस टेबल को नोट डाउन करिए। हो सकता है इसमें से आपको कुछ एमसीक्यूज वगैरह पूछे जाए। जनरली कहां से पूछेंगे, जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ये आगे के चैप्टर में भी आने वाला है। तो हो सकता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट की जी की वैल्यू आपको एग्जाम के अंदर पूछी जाए। तो इस चार्ट को थोड़ा सा अच्छे से नोट करिए। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर, वो है डेप्थ के ऊपर। तो इस टॉपिक के अंदर हमें क्या सीखना है कि जैसे जैसे हम जमीन के अंदर जाते जाएंगे तो किस तरह से हमारी जी की वैल्यू चेंज होती है।
ये हमें देखना है। अब बच्चों अभी अभी हमने देखा था, तो जी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी आर की वैल्यू बढ़ रही है तो जी की वैल्यू घट रही है। अब यहां पर आर की वैल्यू घटेगी, यानी जैसे जैसे हम जमीन के अंदर जाते जाएंगे तो जी की वैल्यू बढ़नी चाहिए, लेकिन वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है। और ऐसा क्यों नहीं होता है ये हमें पढ़ना है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है छोटा जी इज इक्वल टू बड़ा जी इंटू कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। अब हमें जी की वैल्यू भी पता है, एम की वैल्यू पता है और आर की भी वैल्यू पता है। ये अगर हम डालेंगे तो यहां पर हमें छोटे जी की वैल्यू मिलती है, ठीक है। ये सब आपको पता है, राइट। अब हम देखते हैं हमारा कॉन्सेप्ट की ओर। तो जैसे मान लीजिए ये है, हमने यहां पर दिखाई दी पिस्ता कलर में हमारी पृथ्वी, और ये जो एरो दिखा रहा है, ये एरो दिखा रहा है आपके सेंटर से इसके रेडियस का डिस्टेंस, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा अंदर जाते हैं, इस तरह से हम अंदर गए। अब वास्तविकता में क्या हो रहा है बच्चों, रेडियस कम हो रहा है। अब रेडियस कम हो रहा है तो हमें जी की वैल्यू बढ़नी चाहिए, लेकिन बच्चों आप देखोगे तो रेडियस जिस प्रोपोर्शन में घट रहा है उसके 4 गुना प्रोपोर्शन में हमारा मास कम हो रहा है। यानी हमने इतनी अगर रेडियस निकाल ली, इतना सारा जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, जिसके कारण अब आप यहां पर देखिए मास ऑफ अर्थ की वैल्यू क्या है, वो है 6 इंटू 10⁴ kg है, और रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, तो 6.4 इंटू 10⁶ है। अब यहां पर देखिए एक का पावर है 6 और दूसरे का पावर है 24। अगर ये आर को डबल भी कर दे तो आर का पावर आ जाए 12। यानी यहां पर देखिए आप बच्चों मास और रेडियस के बीच में कितना दुगुने का फर्क है ना, डबल का फर्क है। कहां वो 24 और कहां ये 12, तो इतना ज्यादा 12 के पावर का डिफरेंस आ रहा है दोनों के बीच में। यानी अगर आप 1 किलोमीटर से घटाओगे तो मास कितना घटेगा, 1 इंटू 10⁻12 के हिसाब से घटेगा। यानी बहुत ज्यादा आपका मास कम होने वाला है, जिसके कारण जो आर है बहुत छोटा दिखेगा मास के कंपैरिजन में, जिसके कारण हम कहेंगे तो जैसे जैसे हम जमीन के अंदर जाते जाएंगे क्या होगा, आपका जी का वैल्यू भी कम हो जाएगा, क्योंकि प्रोपोर्शन में मास बहुत कम हो रहा है। तो जब आप सेंटर में पहुंचोगे ना बच्चों, आपका मास तो रहेगा 0, जिसके कारण सेंटर के अंदर आपकी जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आपकी जी की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। आगे बढ़ लेते हैं। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मास एंड वेट। तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मास क्या है, वेट क्या है। बच्चों अगर आपको किसी ने पूछा भैया तेरा वेट क्या है, तो हम बोल देते हैं 50 kg। लेकिन बच्चों वेट क्या है, तो वेट एक फोर्स है और इसको गिना जाता है न्यूटन में। अगर आपको कोई पूछे आगे चले कि भैया तेरा वेट क्या है, तो आपका अगर मास है 50 किलो तो आप उसे बोलेंगे मेरा वेट है 500 न्यूटन और मेरा मास है 50 केजी। ठीक है, आपका मास है 50 केजी, आपका वेट है 500 न्यूटन। तो ये किस तरह से, ये आगे लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों ये मास है ना, ये एक यूनिवर्सल क्वांटिटी है, ये कभी चेंज नहीं होते। यानी आपका जो मास यहां पर रहेगा वही मास आपका मून पे भी रहने वाला है, वही मास आपका जुपिटर में रहने वाला है, वही मास आपका सैटर्न में रहने वाला है। तो मास क्या होती है, मास एक यूनिवर्सल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है जो कहीं पर भी नहीं बदलती है। तो अगर मास की डेफिनेशन देखें तो मास की डेफिनेशन आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है। मास इज अ अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ ऑब्जेक्ट, यानी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट करता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं मास। तो ये तो हो गई बच्चों मास की डेफिनेशन। अब देखते हैं वेट क्या होता है। तो वेट की डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट, यानी अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है उसी को हम कहते हैं वेट। तो वेट क्या है बच्चों, वेट एक प्रकार का फोर्स है जिसका फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जनरली हम जी की वैल्यू 10 पकड़ लेते हैं। तो यहां पर अगर आपका मास है 50 केजी,
तो वेट कितना हो जाएगा 50 इंटू 9.81। तो ये जो क्वांटिटी आएगी ये आएगी आपका वेट। जनरली हम जी को 10 पकड़ लेते हैं, तो वेट आपका कितना आएगा? अगर आपका मास है 50 केजी तो आपका वेट आएगा 500 न्यूटन। इतना याद रहेगा आपको। आगे बढ़ लेते हैं, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो अब करना है बच्चों हमें एग्जाम्पल नंबर 1। तो क्या कहता है हमारा एग्जाम्पल नंबर 1, ये हमें देखना है। इफ अ पर्सन वेट्स 750 न्यूटन, यानी किसी आदमी का वेट है 750 न्यूटन ऑन अर्थ। कहां पर? अर्थ पे है। हाउ मच वुड बी हिज वेट ऑन द मून, यानी उसका वेट मून के ऊपर कितना होगा। अगर मून का मास 1/81 अर्थ के मास के कंपैरिजन में है, यानी मास ऑफ मून कितना है? 1/81 मास ऑफ अर्थ है, और रेडियस कितनी है? 1/3.7 है उस टाइम पर है। तो आइए सबसे पहले हमारे डेटा को सिंपल फॉर्म में इलैबोरेट कर लेते हैं। तो बच्चों W को हमने किया है वेट ऑन अर्थ 750 न्यूटन। अब हमको क्या निकालना है? तो हमको निकालना है वेट ऑन मून। तो WM दिखा देंगे उसको। ये क्या करना है? ये हमको निकालना है। उसके बाद ME को बोल दिया हमने मास ऑफ अर्थ, उसी तरह से हम MM निकाल लेंगे मास ऑफ मून। अब हमको रेडियस भी तो दिखाने हैं ना, तो हम क्या करेंगे? RM ले लेंगे रेडियस ऑफ मून के लिए, और RE ले लेंगे रेडियस ऑफ अर्थ के लिए। ठीक है, तो यहां पर ये बच्चों ये तो चीजें हमने लिख ली है। अब गिवन क्या है बच्चों? तो मास ऑफ मून इज इक्वल टू 1/81 मास ऑफ अर्थ है, और रेडियस ऑफ मून कितना है? 1/3.7 रेडियस ऑफ अर्थ है। अब दोनों डेटा को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इस तरह से हमें डेटा मिल जाता है। अब लिखते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, W इज इक्वल टू mg। ये फॉर्मूला है, तो लिख लिया भाई मैंने फॉर्मूला W इज इक्वल टू mg। अब वेट ऑन अर्थ के लिए एक अलग फॉर्मूला निकलेगा, और वेट ऑन मून के लिए एक अलग फॉर्मूला निकलेगा। तो दोनों फॉर्मूले को क्या कर लेते हैं? हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए मैंने मास के प्रोपोर्शन में इसको निकाल लिया, यानी M इज इक्वल टू G अपॉन WE और M इज इक्वल टू GM अपॉन WM, ये निकाल लिया। अब यहां पर मुझे क्या करना है बच्चों? तो मुझे GE बाय WE इज इक्वल टू GM बाय WM लिखना है, क्योंकि मास जो है वो तो है कांस्टेंट, वो नहीं चेंज होने वाला। क्या चेंज होने वाला है? तो चेंज होने वाला है वेट। तो यहां पर इस तरह से मैंने कर लिया। अब मैं थोड़ा सा उलट फेर कर लेता हूं और इस तरह से फॉर्मूला निकाल लेता हूं। तो ये तो हो गया बेटा मेरा फॉर्मूला। अब मुझे ना तो G की वैल्यू पता है ना GM की वैल्यू पता है, तो मुझे क्या करना है? तो मुझे बच्चों फॉर्मूला पता है G इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू कैपिटल M अपॉन R²। ये फॉर्मूला पता है। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले को मैं क्या कर लेता हूं? अल्टर कर लेता हूं, GE और GM के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देता हूं। क्यों? क्योंकि मास ऑफ मून अलग है, मास ऑफ अर्थ अलग है, रेडियस ऑफ मून अलग है, रेडियस ऑफ अर्थ अलग है। तो इस तरह से मेरे फॉर्मूलेस बन जाते हैं। अब मैं क्या करता हूं? मुझे जो डेटा मिला है मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 81 मास ऑफ मून, और रेडियस ऑफ अर्थ इज 3.7 रेडियस ऑफ मून, ये वैल्यूज मिली है। तो ये वैल्यूज अगर मैं डाल देता हूं यहां पर, अब ये फॉर्मूला टोटली कन्वर्ट हो गया मास ऑफ मून और रेडियस ऑफ मून के बीच में। तो मैं क्या करता हूं? मास ऑफ मून और रेडियस ऑफ मून को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से काट देता हूं। तो जो मैंने इसको काटा मुझे मिल गया इसका इक्वेशन। अब यहां पर बच्चों ये इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई करता हूं, तो मुझे ये वैल्यू मिलती है 5.92। अब मुझे पता है बच्चों, पहले मैंने इक्वेशन एक लिखा था इस तरह से, तो इसके अंदर मैं डाल दूंगा, और यहां पर मुझे वेट ऑन अर्थ की भी वैल्यू अगर डालनी है तो मुझे वेट ऑन मून मिल जाएगा। तो वेट ऑन मून कितना आएगा बच्चों? तो वो आएगा 126.8 न्यूटन। इतनी वैल्यू आनी है।
बढ़िया लगा, मजा आया। धीरे धीरे आप देखो इस वीडियो को, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा बच्चों फ्री फॉल। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, फ्री फॉल क्या होता है, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों हमें पता है कि अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, अपने सेंटर की तरफ खींचती है। ये हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था, इस लेक्चर में भी देखा है। अब यहां पर क्या होता है बच्चों, मान लीजिए मैंने एक बॉटल ले ली इस तरह से, ठीक है। अब ये बॉटल क्या करती है, ये बॉटल नीचे जाना चाहती है, लेकिन इस बॉटल के जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है या ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसको किसने रोक के रखा है, किसने बैलेंस करके रखा है? तो वो मेरे हाथ ने इसको बैलेंस करके रखा है। जैसे आपकी स्क्रीन के ऊपर ये बॉल रखा है, अगर ये बॉल मैं छोड़ देता हूं हवा में तो क्या होगा? तो ये बॉल जमीन पे आ गिरेगा। अब मैं क्या करता हूं, इस बॉल को थोड़ा सा हाथ से पकड़ के रखता हूं। तो अब इस बॉल को किसने बैलेंस करके रखा है? तो इस हाथ ने बैलेंस करके रखा है। ये बॉल नीचे जाना चाह रही है, लेकिन ये हाथ इसको नीचे जाने नहीं दे रहा है, उसको बैलेंस करके रखा हुआ है। मैं क्या करता हूं, अचानक से ये हाथ हटा देता हूं। जैसे ही मैं हाथ हटा देता हूं, क्या होता है, बॉल धड़ाम से नीचे आके गिरती है। अब यहां पर मैंने कोई तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, मैंने क्या किया, अपने हाथ को हटा दिया। और जैसे ही मैंने अपने हाथ को हटा दिया, ये बॉल धड़ाम से नीचे आ गिरी। और ये नीचे आ गिरी तो इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन लगा है, वो एक्सेलरेशन कौन सा है? तो वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, छोटा जी है, ठीक है। तो यहां पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0। जब कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी 0 से अपने फोर्स से, अपने वेट के हिसाब से गिरता है, तो उसी ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, वो ऑब्जेक्ट कैसे गिर रहा है? तो वो ऑब्जेक्ट एक फ्री फॉल की वजह से गिर रहा है। यानी जैसे ये बॉटल है, ये बॉटल मैं क्या करता हूं, तो ये बॉटल मैं इस तरह से छोड़ देता हूं। तो जैसे ही मैंने इस बॉटल को इस तरह से छोड़ा, तो मैंने कोई इसको झटका नहीं मारा, किसी कुछ भी नहीं किया, मैंने इस बॉटल को सिर्फ इस तरह से छोड़ दिया, नीचे से इसके हाथ हटा लिया। तो जैसे ही मैंने इस बॉटल को छोड़ दिया, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, इसकी वेलोसिटी बढ़ती गई। तो इसकी वेलोसिटी क्यों बढ़े? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से इसके अंदर एक्सेलरेशन आ गया। तो टाइम के साथ साथ इसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो ऐसी जो वेलोसिटी टाइम के साथ साथ बढ़ती है और जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता सिवाय ग्रेविटेशनल फोर्स है, ऐसे फॉल को हम क्या कहते हैं? ऐसे फॉल को हम कहते हैं फ्री फॉल। यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर गिरता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से और उसके ऊपर कोई अदर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है, तो ऐसे फॉल को हम क्या कहते हैं? ऐसे गिरने को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे गिरने को हम कहते हैं फ्री फॉल। समझ में आ गया आपको? तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो जब भी फ्री फॉल होता है तो क्या होता है, तो उसके ऊपर दो फोर्सेस लगते हैं। मान लीजिए ये बॉटल गिर रही है बहुत से ऊंचाई से, मैं क्या किया, मैं एक एरोप्लेन में चढ़ गया और एरोप्लेन से मैंने एक बॉटल डाल दी। तो अब ये क्या होनी चाहिए थी, ये फ्री फॉल होनी चाहिए थी। इसका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से वो नीचे गिरनी चाहिए थी, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखिए हवा में होते हैं बहुत सारे पार्टिकल, और ये पार्टिकल क्या करते हैं, इसकी रफ्तार के बीच में फ्रिक्शन का काम करते हैं, एयर रेजिस्टेंस का काम करते हैं, जिसके कारण इसकी रफ्तार थोड़ी सी तो कम हो जाती है। दूसरी चीज होती है बॉयंट फोर्स। अब ये बॉयंट फोर्स क्या होता है, जब कोई बॉटल गिरेगी ऊपर से नीचे, तो नीचे से एक प्रेशर लगता है। ये प्रेशर क्या करता है, इसको फ्रीली गिरने से रोकता है, इसको हवा में तरंगते हुए रखता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई पंख ले लिया, जब आप पंख छोड़ते हो हवा में, तो पंख का क्या होता है, सरफेस एरिया होता है बहुत ज्यादा, जिसके कारण क्या होता है, नीचे से कुछ फोर्स लगता है, नीचे से कुछ एयर प्रेशर लगता है, जो उसको दम से नीचे में नहीं गिरने देता। तो बच्चों ये चीज होती है, दो फोर्सेस लगता है। तो जो फ्री फॉल होता है, पॉसिबल जो होता है, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट हवा में से गिरता है तो उसके ऊपर दो फोर्सेस लगते हैं। पहला कौन सा फोर्स होता है, तो पहला होता है बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स और दूसरा होता है बॉयंट फोर्स। ये चीज आपको याद रखनी है। तो
तो आइए चलते हैं बच्चों हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के। बच्चों अभी हमें क्या करना है, तो अभी हमें फ्री फॉल के लिए काइनेमेटिकल इक्वेशंस निकालने हैं। बच्चों ये काइनेमेटिकल जो टर्म है आप क्लास 11 में पढ़ोगे, जो न्यूटन्स मोशन वगैरह होते हैं, तो उन्होंने जो 3 फॉर्मूलेस दिए थे उनको हम कहते हैं काइनेमेटिकल इक्वेशन। तो वो 3 फॉर्मूले कौन से हैं हम देखते हैं। तो पहला फॉर्मूला है बच्चों v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक। दूसरा फॉर्मूला क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा फॉर्मूला है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। तो बच्चों आपके सामने ये तीनों काइनेमेटिकल इक्वेशंस दिख रहे हैं। अब मुझे बताइए v यानी क्या होता है। तो v यानी होता है फाइनल वेलोसिटी, u यानी होता है इनिशियल वेलोसिटी, यानी जिस रफ्तार से वो बॉल गिरेगा, a यानी क्या होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और t क्या होता है टाइम होता है। तो ये हमने चीजें लिख ली हैं। अब यहां पर बच्चों u की वैल्यू कितनी होती है, u की वैल्यू होती है 0 और a की वैल्यू होती है -g। तो यहां पर हम दोनों डाल देंगे। तो यहां पर पहला इक्वेशन देख लेते हैं। पहला इक्वेशन क्या था बच्चों, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब यहां पर हमने क्या किया, तो हमने यहां पर u की वैल्यू 0 डाल दी और a की वैल्यू g डाल दी। तो यहां पर हमें क्या मिल गया, v इज इक्वल टू जी टी। ये पहला फ्री फॉल के लिए इक्वेशन मिल गया। दूसरा इक्वेशन क्या था, दूसरा इक्वेशन था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहां पर हम क्या करते हैं, u की जगह पे 0 डाल देंगे, a की जगह पे g डाल देंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ये दूसरा फ्री फॉल के लिए इक्वेशन बन जाता है। तीसरा इक्वेशन क्या है बच्चों, तीसरा इक्वेशन है बच्चों v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। अब यहां पर u की जगह पे मैं 0 डाल देता हूं और a की जगह पे g डाल देता हूं। तो क्या बनेगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस जी एस, ये इक्वेशन बन जाएगा, यानी v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gs, ये इक्वेशन बन जाता है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, तो हमारा एग्जाम्पल है। तो देखते हैं एग्जाम्पल को और इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें यहां पर क्या दिया है, तो हमें यहां पर दी है एक आयरन बॉल जिसका मास है 3 kg, ठीक है, और उसकी हाइट कितनी दी है, हाइट दी है 125 मीटर। तो 125 मीटर से हमने क्या किया है, उस बॉल को छोड़ दिया है। तो g की वैल्यू दी है, तो g की वैल्यू कितनी दी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये दी है। तो हमको निकालना है टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड, यानी ग्राउंड तक पहुंचने के लिए बॉल को कितना टाइम लगेगा ये निकालना है। उसके बाद हमको क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड, यानी ग्राउंड तक पहुंचते पहुंचते उस बॉल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी ये भी हमको निकालना है। तीसरा पॉइंट क्या है, आधे टाइम में वो बॉल कहां तक पहुंचेगी ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम लेते हैं डेटा। तो डेटा तो हमने लिख लिया, अब लिखते हैं पहला टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड, यानी ग्राउंड तक पहुंचने के लिए क्या टाइम लगेगा ये हमको निकालना है। अब बच्चों यहां पर देखिए, यहां पर s भी दिया है और g भी दिया है। तो हम क्या करते हैं, s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ये हमारा फ्री फॉल के लिए इक्वेशन आ गया था। यहां पर हम क्या करेंगे, g की वैल्यू डालेंगे और s की वैल्यू डालेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा यहां पर t स्क्वायर की वैल्यू मिल जाती है। तो t स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, तो t स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है 25। तो यहां पर t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो t की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 5 सेकंड। ठीक है, पहला पार्ट निकल गया, बहुत इजी था। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की। दूसरा पार्ट क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ बॉल रीचिंग द ग्राउंड, यानी v निकालना है। तो यहां पर जो फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है v इज इक्वल टू जी टी। अब हमको g भी पता है, टाइम t भी पता है। तो g की वैल्यू है 10 और टाइम t की वैल्यू है 5। तो v कितना आएगा, तो v आएगा बच्चों 50 मीटर पर सेकंड, यानी जैसे ही 125 मीटर वो क्रॉस करेगा और जमीन पे गिरेगा, तो वहां पर v की वेलोसिटी कितनी आने वाली है, तो v की वेलोसिटी आने वाली है 50 मीटर पर सेकंड, यानी 50 मीटर पर सेकंड आने वाली है। अब चलते हैं बच्चों तीसरे पॉइंट की ओर। तो हमें आधे टाइम में वो कितना हाइट कवर करेगा ये हमको निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है बच्चों, s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। अब हमको t भी पता है, t कितना है 2.5 सेकंड है। तो ये वैल्यूज इसके अंदर हम डाल देंगे तो हमें s मिल जाएगा। तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा,
वो डिस्टेंस कवर करेगा, 31.25 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा 2.5 सेकंड के अंदर। तो ये तो हो गया बच्चों आपका एग्जाम्पल सॉल्व। आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कहता है बच्चों, अ टेनिस बॉल इज थ्रोन अप एंड रीच्ड अ हाइट ऑफ 4.05 मीटर। यानी हमने एक टेनिस बॉल लिया, उस टेनिस बॉल को क्या किया, हवा में उछाल दिया, और उछालने के बाद वो कितना हाइट पे गया, वो हाइट पे गया 4.05 मीटर के हाइट पे गया। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो गई और वो नीचे आना चालू कर दिया। तो हमें क्या पूछा गया है, तो हमने कितनी इनिशियल वेलोसिटी दी कि वो बॉल 4.05 मीटर तक पहुंच सके, और टोटल टाइम कितना लगेगा, यानी जमीन से ऊपर गया और ऊपर से नीचे आया, तो उसके लिए टोटल टाइम कितना लगेगा ये हमें निकालना है। तो आइए इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले जो बच्चों बॉल है, बॉल को क्या किया, हमने ऊपर हवा में उछाला, और हवा में उछालने के बाद ये जो डिस्टेंस आया, ये डिस्टेंस कितना आया, 4.05 मीटर। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले हमारा डेटा लिख लेते हैं। ये हमने डेटा लिख लिया। अब यहां पर बच्चों फॉर्मूला क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस as, ये फॉर्मूला है। अब हम क्या करते हैं, जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है उसको 0 कर लेते हैं। यानी हमने कुछ वेलोसिटी से बॉल फेंका था, तो जैसे जैसे ऊपर जाते जाएगा बॉल, उसकी वेलोसिटी होने वाली है 0। अब बच्चों इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, तो ये और ऊपर तो नहीं जाएगा, नीचे ही गिरने वाला है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, v को हम लिख देते हैं 0, तो 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10s। अब हम क्या करेंगे, s की भी वैल्यू पुट कर देंगे। तो इस तरह से बच्चों हमारे पास इक्वेशन आ गया। अब इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगी, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 81। तो u की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, u की वैल्यू आ गई 9 मीटर पर सेकंड। अब हमको क्या निकालना है, टोटल टाइम कितना लगता है। तो बच्चों टोटल टाइम निकालना है, यानी ऊपर जाने के लिए कितना टाइम लगता है और नीचे जाने के लिए कितना टाइम लगता है, दोनों को ऐड करके हमें क्या करना है, हमें निकालना है टोटल टाइम। अब बच्चों एक चीज तो याद रखो, जितना टाइम उसको ऊपर जाने के लिए लगता है उतना ही टाइम उसको नीचे आने के लिए भी लगेगा, सेम टाइम, कोई चेंज नहीं। तो हमें क्या करना है, कोई भी एक टाइम निकाल लो, उसको डबल कर दो, हमको मिल जाएगा टोटल टाइम। तो हमारा जो फॉर्मूला है v इज इक्वल टू यू प्लस 80, उसके अंदर हम v की वैल्यू पुट कर देंगे, u की वैल्यू पुट कर देंगे, a की वैल्यू भी पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, t मिल जाएगा। और t कितना आएगा, तो t आएगा बच्चों 0.9 सेकंड। तो ये आ गया आपका t, यानी ऊपर जाने के लिए इतना टाइम लग गया, तो उतना ही टाइम आपको नीचे आने के लिए भी लगेगा, तो टोटल टाइम 1.8 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर आता है। अब चलते हैं बच्चों हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh। m यानी मास, g यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h यानी हाइट। तो बच्चों जब कोई ऑब्जेक्ट हम ग्राउंड पे रखते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है 0। जैसे जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाते हैं उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होते जाती है, ये तो हमें पता है। अब यहां पर देखिए बच्चों, तो पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट पोजीशन और स्टेट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इतना आपको याद रखना है। तो आगे बढ़ते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का बच्चों फॉर्मूला है PE इज इक्वल टू mgh। तो यहां पर हमने बोल दिया है ऑलरेडी, m क्या होता है, g क्या होता है और h क्या होता है, ये सब डिटेल आपको डाल दी है। अब मान लो बच्चों अगर हम g की वैल्यू डालते हैं इस इक्वेशन में तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला निकल के आता है, और वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस GMM अपॉन R प्लस H।
अब ये फॉर्मूला कैसे है बच्चों, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते गए तो हमारी आर की जो पोजीशन है, आर की जो वैल्यू है वो चेंज होने वाली है, और ये चेंज होके हमें एक फॉर्मूला मिलता है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच, ये फॉर्मूला हमको मिलता है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा एस्केप वेलोसिटी का। तो देखते हैं बच्चों एस्केप वेलोसिटी क्या होती है। तो बच्चों आपके सामने ये अर्थ दिख रही है, इस अर्थ के ऊपर हमने एक बॉल रख दिया है। अगर हम इस बॉल को थोड़ा सा जोर से फेंकते हैं तो बॉल क्या होता है, ऐसा उछल के फिर से अर्थ पे आ जाता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सा और जोर से फेंकेंगे इस बॉल को। अब हमने थोड़ी सी और जोर से फेंका तो ये थोड़ा सा और ज्यादा हाइट पे गया, लेकिन आया वापस जमीन पे। अब हम क्या करते हैं, इसको और थोड़ा सा ताकत से लगा के फेंकते हैं। तो ताकत लगा के फेंका तो क्या हो गया, ये थोड़ा सा और हाइट पे गया, लेकिन आया जमीन पे। अब हमको क्या करना है, ऐसी ताकत से बॉल फेंकना है कि ये बॉल वापस ही ना आए। इतनी ताकत से हमको फेंकना है कि ये, जैसे हमने क्या किया, यहां पर एक ऑर्बिट दिखा दिया, जैसे ये ऑर्बिट के बाहर निकल के आएगा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकल जाएगा और ये वापस ही नहीं आएगा। जैसे यहां पर देखें, ये बॉल मैंने इतनी ताकत से फेंक दिया कि ये क्या किया, ये बॉल चले गया बाहर अर्थ के ऑर्बिट से, और ये कभी वापस ही नहीं आया। तो अभी आपने देखा ये बॉल कैसा गया, ये बॉल गया कायम का गया, वापस ही नहीं आया। तो ऐसी जो वेलोसिटी मैंने इसको जो दी थी, जिसके कारण ये बॉल हमेशा हमेशा के लिए स्पेस में चला गया, वापस ही नहीं आया, ऐसी वेलोसिटी को बोलते हैं बच्चों हम एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी ऐसी वेलोसिटी होती है बच्चों जिसको देने के बाद हमारा ऑब्जेक्ट अर्थ पे दोबारा वापस ही ना आए। तो ये जो एस्केप वेलोसिटी होती है बच्चों, ये वैरी करती है प्लेनेट टू प्लेनेट। हमें निकालिए हमारे अर्थ के लिए कितनी एस्केप वेलोसिटी है, यानी हमें ऑब्जेक्ट कितने जोर से फेंकना पड़ेगा कि ये अर्थ पे वापस ना आए। ये एक्चुअल में होती है बच्चों 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो ये हमें निकालना है हमारे फॉर्मूले से। तो आइए निकालते हैं। तो बच्चों अभी हमें क्या निकालना है, एस्केप वेलोसिटी निकालना है। और एस्केप वेलोसिटी को निकालने के लिए हम किस चीज का यूज करेंगे, तो हम यूज करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, टोटल एनर्जी जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो यहां पर बच्चों देखते हैं टोटल एनर्जी क्या होती है। टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर। अब यहां पर v हमको निकालना है, तो v को हम पकड़ लेंगे एस्केप वेलोसिटी। ठीक, अब यहां पर देखेंगे बच्चों काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बदल गया, हाफ m v एस्केप होल स्क्वायर, ये लिख लिया है। अब यहां पर बार बार हम v एस्केप नहीं पढ़ेंगे, खाली v ही पढ़ेंगे। आप समझ लेना वो v एस्केप वेलोसिटी है। ठीक है, तो यहां पर देखो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने क्या निकाला था, ये वाला निकाला था। अब हम क्या करेंगे, एट द सरफेस ऑफ अर्थ, ये ना पहली कंडीशन लिए जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर है, तो ऑब्जेक्ट हमारा अर्थ के सरफेस पर है। तो यहां पर बच्चों हमें पोटेंशियल एनर्जी क्या मिल जाती है, तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम अपॉन आर मिल जाती है। अब ये टोटल एनर्जी के अगर फॉर्मूले में मैं डाल देता हूं तो इस तरह का मुझे इक्वेशन मिलता है। अब क्या करता हूं, मैं बाहर चले जाता हूं एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मान लीजिए आपकी एस्केप वेलोसिटी हो रही है 0। यानी मैंने इनिशियली इतने जोर से वेलोसिटी दी थी कि एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके वो वेलोसिटी हो गई 0। क्यों, क्योंकि हमको पता है धीरे धीरे वेलोसिटी कम होती जाती है, राइट। तो आगे बढ़ लेते हैं। तो उस टाइम पर बच्चों काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी सी स्क्वायर। तो यहां पर v की वैल्यू हो गई 0, तो काइनेटिक एनर्जी होने वाली है 0। और हमको पता है बच्चों यहां पर r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो r की वैल्यू r प्लस एच हो जाएगी। और r प्लस एच कितना हो जाएगा, तो r प्लस एच एक इनफाइनाइट हो जाएगा। और हमें पता है बच्चों किसी चीज को अगर हम इनफाइनाइट से डिवाइड करते हैं
तो वो आंसर आता है 0। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी भी हो जाएगी बच्चों 0, काइनेटिक एनर्जी भी 0 है और पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? तो टोटल एनर्जी हो जाएगी 0। इसको हमने नाम दिया E2। पहले को नाम क्या दिया था? पहले को नाम दिया था E1। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? तो वो कहता है कि भैया E1 इज इक्वल टू E2, यानी E1 जितना रहेगा उतना ही E2 रहेगा। तो हम यहां पर ये इक्वेशन बना लेते हैं कि भैया E1 इज इक्वल टू E2, ये हमने लिख लिया है। अब यहां पर E1 की भी वैल्यू डाल देते हैं और E2 की वैल्यू डाल देते हैं। तो यहां पर इस तरह से हमें इक्वेशन मिल जाता है। m से m को मार देते हैं और ये जो हाफ है ये क्या करेंगे? ये RHS साइड में डाल देंगे। तो हमें क्या मिलेगा? v इसके होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस gm अपॉन r, ये फॉर्मूला मिल जाएगा। अब यहां पर दोनों की तरफ से स्क्वायर निकाल देते हैं तो हमें फॉर्मूला क्या मिलता है? v स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2gm अपॉन r। अब हमें बच्चों g की भी वैल्यू पता है, m की भी वैल्यू पता है और r की भी वैल्यू पता है। अब ये तीनों वैल्यू अगर मैं अपने इक्वेशन में डाल देता हूं तो मुझे इक्वेशन कुछ इस तरह का मिल जाएगा, इस तरह का मिल गया। अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों? इसके वेलोसिटी मिलेगी, वो कितनी है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यानी इस अर्थ के ऑर्बिट को अगर मुझे पार करना है तो मुझे पर सेकंड 11.2 किलोमीटर की रफ्तार चाहिए ही चाहिए, नहीं तो मैं इस अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर नहीं निकल सकता हूं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के दिन का लास्ट न्यूमेरिकल करते हैं और इस लेक्चर को खत्म करते हैं। तो बच्चों देखिए हमारे सामने है एग्जांपल नंबर 1। क्या कह रहा है हमारा एग्जांपल 1? कैलकुलेट इसके वेलोसिटी, यानी इसके वेलोसिटी को कैलकुलेट करिए। कहां पर? तो मून के सरफेस में। अब हमें यहां पर कैपिटल जी की भी वैल्यू पता है, मास ऑफ मून भी पता है, रेडियस ऑफ मून भी पता है। तो देर किस बात की भैया, फॉर्मूला लिखो और उसके अंदर वैल्यू पुट कर दो। ये हमारा फॉर्मूला है, इसके अंदर मैं वैल्यूज पुट कर देता हूं। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास इस तरह का इक्वेशन आ जाएगा। अब यहां पर जो पावर है उसको भी अगर मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? अंडर रूट 56 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकंड, इस तरह का इक्वेशन मिल जाएगा। अगर मैं यहां पर निकालता हूं इसको तो यहां पर वैल्यू कितनी आएगी इसके वेलोसिटी की? वो आएगी 2.37 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड, ये वैल्यू आ जाती है। तो बच्चों मुझे बताइए कैसा लगा आपको ये हमारा वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया तो बच्चों हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।